आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के यांत्रिक गुण। तो पिछले क्लास में हमने यांत्रिकी के अध्ययन में हमने यह माना कि जब किसी वस्तु पर हम लोग बाह्य बल लगाते हैं तो उस वस्तु में या तो विस्थापन होता है या वह विस्थापित होने का प्रयास करती है, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। उसके आकार तथा आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वस्तु में विरूपण नहीं होता। तब यह तभी संभव है जब वस्तु पूर्णतः दृढ़ हो। अगर कोई वस्तु क्या हो, पूर्णतः दृढ़ हो, ठीक, तो उस पर क्या होता है, हम लोग कोई भी बल लगाते हैं तो वो कार्य नहीं करता है। जैसे लोहे की कोई वस्तु है, उसको अगर हम लोग हाथ से तोड़ने का प्रयास करें तो वह नहीं टूटता। तो यह विरामावस्था या गतीय अवस्था में वस्तु पर बल लगाने पर भी उसके अणुओं तथा परमाणुओं के बीच सापेक्ष विस्थापन न हो, परंतु कोई भी पदार्थ पूर्णतः दृढ़ नहीं होता। जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ विरूपक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये कोई वस्तु है और इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो इसी बल को ही कहा जाता है विरूपक बल। इस स्थिति में लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग, विरूपक बल। तो विरूपक बल वस्तु के आकार अथवा आकृति या फिर आयतन सभी में परिवर्तन कर सकता है। विरामावस्था में वस्तु पर जब कोई विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो विरामावस्था में उसके आकार या आकृति दोनों में क्या होने लगती है, परिवर्तन होने लगती है। तो परिवर्तन का परिमाण विरूपक बल तथा वस्तु दोनों के प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी तार पर बल लगाने से, ये एक तार है और उस तार पर बल लगाने से उसके लंबाई में वृद्धि होती है। जैसे हम लोग इसको पेंसिल की सहायता से इसके एक सिरे को बांध कर खींचेंगे तो इसके लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। गैस से भरे पिस्टन युक्त बेलन में पिस्टन की स्थिति परिवर्तित करने से उसके आयतन में परिवर्तन होगा। तो किसी वस्तु को एक सिरे से कस कर सम्मुख सिरे पर स्पर्शी बल लगाने पर उसके आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तथा दंड को एक सिरे से कसकर दूसरे स्वतंत्र सिरे पर हम लोग भार से लटकाएं तो भी उसमें क्या होगा, आकृति में परिवर्तन होगा। जैसे इसके एक सिरे तार को हम लोग यहाँ पर बांध देंगे और यहाँ पर लोहे की किसी बाट को बांध देंगे दूसरे सिरे में, तो यहाँ पर क्या होगा, तार की लंबाई में वृद्धि होगी। ये सब क्या है, विरूपण बल के उदाहरण हैं। तो अभियांत्रिकी डिजाइन के पदार्थों में प्रत्यास्थ व्यवहार की अहम भूमिका होती है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग किसी भवन को डिजाइन करते समय इस्पात, क्रांकिट आदि द्रव्यों की प्रत्यास्थ प्रकृति का हम लोगों को ज्ञान आवश्यक होता है। पुल, स्वचालित वाहन, सड़क आदि के डिजाइन में भी यही बात सत्य है, ठीक। तो ठोसों में प्रत्यास्थता का क्या कारण है, तो प्रत्यास्थ, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि प्रत्यास्थता क्या होती है। ठोसों में प्रत्यास्थता का कारण, तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण अणु या फिर परमाणु होते हैं। किसी ठोस में उसके अणुओं या परमाणुओं के बीच की माध्य दूरी को अंतराआण्विक दूरी या फिर अंतरापरमाण्विक दूरी कहते हैं। ठोस के अंदर किसी भी अणु पर अन्य अणुओं के कारण लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है, अतः इसके अंदर प्रत्येक अणु साम्यावस्था में होते हैं, जिससे इसका आकार तथा आकृति क्या होती है, नियत होती है। ठोसों में अणु बहुत पास पास होते हैं। ये जो हमारा ठोस है इसमें क्या होती है, जो अणु है वो बहुत पास पास होती है। उनके मध्य आकर्षण बल लगता है, उनके बीच की दूरी क्रमशः कम होती है, तो आकर्षण बल का मान क्रमशः बढ़ते जाता है। परंतु एक निश्चित दूरी से और कम होने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अति व्यापन के कारण अणुओं के मध्य विकर्षण बल कार्य करने लगता है, ठीक।
तो इसी तो जब हम लोग ठोस पर विरूपक बल क्या करते हैं, लगाते हैं, तो विरूपक बल बहुत अधिक होता है। तो परमाणुओं के बीच की दूरी इतनी बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, तो उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल क्या होते हैं, नगण्य होते हैं। और बल को हटा लेने पर वस्तु पूर्वावस्था में नहीं आ पाती, जिससे वस्तु में क्या होती है, स्थायी विरूपक बल उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या है, प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता का डेफिनेशन क्या देखेंगे, प्रत्यास्थता को इंग्लिश में कहा जाता है इलास्टिसिटी। तो जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु का आकार या आकृति दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात वस्तु विरूपित अथवा विकृत हो जाती है। तथा जब बाह्य विरूपक बल को हटा दिया जाता है तो वस्तु फिर से अपने प्रारंभिक आकार या आकृति ले लेती है। वस्तु के उस गुण को हम लोग प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, जब हम लोग रबर बैंड के एक सिरे को स्थिर रखकर दूसरे सिरे को खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु छोड़ देने पर रबर बैंड पुनः अपनी प्रारंभिक लंबाई को प्राप्त कर लेता है। तो पदार्थ के इस गुण को हम लोग प्रत्यास्थता कहते हैं, और जिस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है उसको हम लोग प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग प्रत्यास्थता का डेफिनेशन कैसे देंगे कि प्रत्यास्थता के किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण किसी वस्तु किसी विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है और बल को हटा लेने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पर अगला डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, प्रत्यास्थ वस्तु। तो वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से विरूपित या विकृत हो जाती है और बल को हटा लेने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ वस्तु। जैसे तांबा, सोना, चांदी, इस्पात, ये सब क्या है, प्रत्यास्थ वस्तु के उदाहरण हैं। अगला हम लोग देखेंगे सुघट्य या प्लास्टिक वस्तु क्या होती है। सुघट्य या प्लास्टिक वस्तु, तो वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक बल आरोपित करने पर स्थायी रूप से विकृत हो जाती है और बल को हटा लेने पर पूर्वावस्था में नहीं आ पाती, उसको हम लोग कहते हैं सुघट्य या प्लास्टिक वस्तुएं। जैसे इसका उदाहरण है साबुन, मोम, गीली मिट्टी। प्लास्टिक के वस्तुओं के उदाहरण ये सब क्या है, सुघट्य वस्तु में। और ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु न तो पूर्णतः प्रत्यास्थ है और ना ही पूर्णतः प्लास्टिक है। अलग अलग वस्तुओं के लिए प्रत्यास्थता सीमा अलग अलग होती है, जिसके कारण वस्तु प्रत्यास्थ होती है तथा उसके बाहर वही वस्तु प्लास्टिक की तरह व्यवहार करती है। अगला हम लोग देखेंगे भंगुर वस्तु क्या होती है। तो वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक बल लगाने से टूट जाती है उसको हम लोग कहते हैं भंगुर वस्तुएं। जैसे इसका उदाहरण है कांच का टुकड़ा, मिट्टी का ढेला आदि भंगुर वस्तुओं के क्या है, उदाहरण है। इस पर बल लगाने पर ये तुरंत टूट जाते हैं। अगला हम लोग देखेंगे सुघट्यता। और सुघट्यता को ही और क्या कहा जाता है, भंगुरता। तो सुघट्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह बाह्य विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं करता तथा उसमें स्थायी विरूपण हो जाती है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य विरूपक बल लगाने से टूट जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को प्लास्टिक वस्तुएं और प्रत्यास्थ वस्तुएं दोनों में अंतर पता होना चाहिए। जैसे कि प्रत्यास्थ वस्तु क्या है, जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाने पर वे विकृत हो जाती है तथा बल को हटा लेने पर पूर्वावस्था में आ जाती है, तो ऐसी वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। और जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाने से वह स्थायी रूप से विकृत हो जाती है तथा बल को हटाने पर पूर्वावस्था में नहीं आती है, तो वैसी वस्तु को हम लोग प्लास्टिक वस्तु कहते हैं। प्रत्यास्थ वस्तु का उदाहरण क्या है, सोना, चांदी, तांबा। और प्लास्टिक वस्तु का उदाहरण मोम, गीली मिट्टी। ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक।
अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रतिबल। प्रतिबल को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेस। तो जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तो उसका आकार, आकृति या दोनों परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वह क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो इस स्थिति में वस्तु के अंदर एक प्रतिक्रिया बल लगता है जो वस्तु को पूर्वावस्था में लाने की चेष्टा करता है। इस आंतरिक बल को हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक, यहाँ पर एक और शब्द बल का यूज आ रहा है। कौन सा बल? प्रत्यानयन बल। तो संतुलन अवस्था में प्रत्यानयन बल का परिमाण विरूपक बल के परिमाण के बराबर होता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर PQRS कोई वस्तु का पृष्ठ है। ठीक, माना यहाँ पर PQRS किसी वस्तु का पृष्ठ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग विरूपक बल F आरोपित करते हैं तथा इसके कारण विपरीत दिशा में क्या लगती है, एक प्रत्यानयन बल F डैश उत्पन्न हो जाती है। तो संतुलन की अवस्था में ये जो हमारा क्या है, विरूपक बल है, वो प्रत्यानयन बल F डैश के क्या होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार से PQRS का क्षेत्रफल यदि क्या हो, कैपिटल A हो, तो उस स्थिति में वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, उसी प्रत्यानयन बल को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रतिबल। तो प्रतिबल का हमारा फॉर्मूला होगा प्रत्यानयन बल अपॉन पृष्ठ PQRS का क्षेत्रफल। तो इसके इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रत्यानयन बल को F से प्रदर्शित किए हैं और PQRS के क्षेत्रफल को A से। तो किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक, अब उसी प्रकार से प्रतिबल का हम लोग अगर मात्रक निकालेंगे तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो हमारा प्रतिबल का मात्रक क्या निकलेगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबल का विमी सूत्र निकालेंगे, तो प्रतिबल का विमी सूत्र निकालेंगे तो बल का विमी सूत्र क्या होता है, MLT-2, और क्षेत्रफल का विमी सूत्र क्या होता है, L स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ML इनवर्स T-2। तो ये क्या है, प्रतिबल का विमी सूत्र। तो इस प्रकार से प्रतिबल का डेफिनेशन, फॉर्मूला, मात्रक और विमी सूत्र, इतना आप लोग को पता होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिबल के प्रकार। तो प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिलंब या फिर अनुदैर्ध्य प्रतिबल। पहला कौन सा प्रतिबल होता है, अभिलंब, या इसी को कहा जाता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा होता है स्पर्शी या फिर अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल। तो प्रतिबल का पहला प्रकार क्या है, अभिलंब या अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो जब किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल या उसका अवयव वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करता है, तो इस प्रकार लगने वाले बल को हम लोग अभिलंब या फिर अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। जैसे क्या है, हमारे पास कोई तार है, अब इस तार के एक सिरे को कसकर बांधकर दूसरे सिरे को हम लोग लोहे की वस्तु लटका देते हैं, इसके लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस प्रकार के प्रतिबल को कहा जाता है अभिलंब या फिर अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और उसी प्रकार से जब किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल या अवयव वस्तु के अनुप्रस्थ काट के
स्पर्श रेखीय समांतर कार्य करता है तो इसे हम लोग स्पर्शी या फिर अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस आकार में कोई वस्तु रखी गई है, अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं। तो इस पर बल लगाने पर वस्तु क्या होती है, मतलब इसका जो रूप है वो ऐसे इस भांति चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रतिबल को कहा जाता है अपरूपण प्रतिबल। ठीक, उसी प्रकार से